हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का यहाँ आप देखिए चैप्टर 1 क्या है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का यहाँ आप देखिए पूरा A to Z यहाँ आप देखिए एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। उसके बाद से यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। उसके बाद से यहाँ आप देखिए सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। यहाँ आप देखिए अगर आप लोग टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आपको ना तो ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, ना यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। और यहाँ आप देखिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। यहाँ आप देखिए शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी याद नहीं करना पड़ेगा और सब्जेक्टिव भी याद नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में हम डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग यहाँ पे देखिए ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। और यहाँ पे देखिए इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि इसका यहाँ पे देखिए इसका नोट्स जो ठोस अवस्था का नोट्स है जो पढ़ाएंगे वो आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आज आप लोग पढ़ लीजिए ठोस अवस्था, और कल सुबह में इसका देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट यानी लाइव टेस्ट होगा और यहाँ पे देखिए और उसका रिजल्ट भी दिया जाएगा। तो आप लोग कल सुबह 6 बजे इसका लाइव टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप लोग इस पे मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ठोस अवस्था के यहाँ देखिए एक एक टॉपिक को, उसके बाद से इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद से यहाँ देखिए इसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी एक ही वीडियो में सब क्लियर करा देंगे। आपको घबराना नहीं है, एक एक यहाँ देखिए टॉपिक को क्लियर करते चलना है। चलिए यहाँ पे पहला टॉपिक जो आता है यहाँ पे ठोस अवस्था के गुण। यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, यहाँ पे देखिए लिखा है ठोस अवस्था। यहाँ पे देखिए ठोस नाम सुन के ही आपके दिमाग में आता होगा कि ठोस मतलब क्या, कठोर होता होगा, इस पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा, इसको ना लमड़ाया जा सकता है ना चिपटाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग हीरो का नाम सुनते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे हीरो का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हैंडसम होगा, बॉडी होगा, स्टाइल होगा उसके पास। उसी तरह यहाँ पे देखिए ठोस जैसे ही नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में वहीं आएगा। तो इसका आकार क्या होगा, आयतन निश्चित होगा, ना इसको लमड़ाया जा सकता है ना इसको सिकुड़ाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा है, ठोस अवस्था के गुण। यहाँ पे क्या लिखा है, ठोस अवस्था के गुण। और ये प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे देखिए इसके गुण कौन कौन से हैं, यहाँ पे पहले हम आप लोग को समझा देते हैं। तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ये आप लोग समझ गए। यहाँ पे क्या लिखा है, इसका आकार और आयतन, यानी हम आपको पहले ही समझा दिए हैं कि ठोस क्या होता है, कठोर होता है। यहाँ पे देखिए उसका क्या होगा, आकार भी निश्चित होगा और उसका आयतन भी क्या होगा, यहाँ पे निश्चित होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इनमें अंतराणविक स्थान कम होता है। बहुत सारे पूछेंगे कि सर जी अंतराणविक स्थान अब होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। मान लीजिए यहाँ पे ये ठोस है तो ये ठोस के यहाँ पे देखिए जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ये आप लोग एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखिए ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में। तो आप लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए। यहाँ पे देखिए ये क्या, मान लीजिए ये ठोस है और यहाँ पे देखिए ये क्या है, द्रव है। आपको पता है कि पदार्थ के कितने 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और यहाँ पे देखिए गैस। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, पहला ठोस है और ये द्रव है और ये गैस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखे, इसका अंतराणविक स्थान कम होता है, यानी इसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं, एक में एक चिपके होते हैं। तो इसका जो ये स्थान होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए आप लोग एक बार समझ गए तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था के गुण में जो इसका अंतराणविक स्थान होता है वो क्या होता है बाबू, कम होता है। यहाँ पे देखिए तीसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इनमें अंतराणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे देखिए जो पास पास है तो क्या करेंगे, ये आपस में खींच के रखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका अंतराणविक जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ठोस है, यहाँ पे देखिए ये ठोस है तो इसमें क्या होगा, बहाव का गुण तो एकदम बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। ठोस कभी बहता है, नहीं बहता है। ये क्या होता है, असंपीड्य होता है। ठोस क्या होता है, असंपीड्य होता है। इस पर ना दाब का प्रभाव पड़ेगा, ना यहाँ पे देखिए इसमें दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना इसको पिघलाया जा सकता है, ना यहाँ पे देखिए बहाया जा सकता है। तो ठोस में क्या होता है, बहाव का गुण क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए।
ठोस अवस्था के गुण अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या लिखिएगा कि इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, इसमें अंतराणविक स्थान क्या होता है, कम होता है, इनमें अंतराणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इसमें बहाव का गुण क्या होता है बाबू यहाँ पे नहीं पाया जाता है। अगला टॉपिक आपसे पूछेगा कि ठोस अवस्था के यहाँ पे देखिए कितने प्रकार होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग क्लियर करते चलिएगा। ठोस यहाँ पे देखिए ठोस के प्रकार पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, ठोस के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ठोस अवस्था के 2 प्रकार होते हैं। कितने आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल नोट्स जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही देंगे, बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे देखिए 10th में आपको सब फ्री मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 12th में जैसे ही आएंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे देखिए इसका पूरा यहाँ पे देखिए पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल यहाँ पे देखिए फ्री में दे देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो के अंत तक रहिए और इसको डाउनलोड करना सीख लीजिएगा और जाके यहाँ पे देखिए आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठोस अवस्था के यहाँ पे देखिए प्रकार कितने होते हैं, तो ठोस अवस्था के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम क्रिस्टल ठोस भी बोलते हैं, इसका इंग्लिश क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये आपको समझ आ गया। और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पे देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टल ठोस भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए अमॉर्फस सॉलिड। तो देखिए यहाँ पे ठोस अवस्था के 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है क्रिस्टल ठोस और दूसरा क्या होता है बाबू, अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए अब यहाँ पे अब हम ये जानेंगे कि क्रिस्टल ठोस आखिर हम किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और ये प्रश्न क्या है बाबू, VVI है, इसे आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिस्टल ठोस, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो देखिए कितना आसान भाषा में इसका यहाँ पे देखिए परिभाषा लिखे हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो। क्या हो बाबू, यहाँ पे देखिए निश्चित ज्यामितीय आकृति, यानी यहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाए कि निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या होता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ए के बाद बी है और फिर बी के बाद क्या है, ए है, फिर ए के बाद क्या है, बी है, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी यहाँ पे चलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी चलता जा रहा है ना बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो ज्यामितीय आकृति होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। किसका, तो क्रिस्टल ठोस का। तो ये आप लोग समझ जाइए कि क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो उसे हम क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। और इसमें से ऑब्जेक्टिव 2 से 3 आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, तो ये आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और ज्यामितीय आकृति आपको समझा दिए कि ए के बाद बी है, फिर ए के बाद बी है, फिर ए के बाद बी है, यानी इसका यहाँ देखिए ज्यामितीय आकृति क्या होगा, ए के बाद बी, और यहाँ देखिए फिर ए के बाद बी आता चला जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, यानी यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो ज्यामितीय आकृति होगा वो निश्चित होगा तो होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल ठोस कहते हैं। आप लोग के एग्जाम में आएगा, ऐसे लिख देंगे, यहाँ देखिए एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। जैसे यहाँ देखिए क्रिस्टल ठोस के उदाहरण पूछेगा कि क्रिस्टल ठोस के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो हीरा क्या होता है, क्रिस्टल ठोस होता है, क्वार्ट्ज भी क्या होता है, क्रिस्टल ठोस होता है, ग्रेफाइट भी क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, नमक होता है, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबा इत्यादि, ये सब क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक यहाँ पे देखिए टॉपिक आ गया कि क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे क्या होता है, दीर्घ परासी का होता है। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ परासी मतलब क्या, जो क्रिस्टल का यहाँ पे देखिए जो पेयर बनेगा वो लंबा बनेगा। क्या, दीर्घ परासी, जो क्रिस्टल ठोस का जो पेयर बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी बना, तो यहाँ पे देखिए ए बी बनते चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ए बी बनते चला जाएगा कुछ दूर तक, यानी क्या होगा, इसका जो पेयर बनेगा वो क्या होगा, बहुत ही लंबा बनते चला जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ए के बाद बी आया, ए के बाद बी, यानी ये बनता चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बनता चला जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, यहाँ पे देखिए दीर्घ परासी के होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए यहाँ पे दूसरा आपका टॉपिक आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस, यानी यहाँ आप देखिए अमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। उसमें क्या होता है, क्रिस्टल ठोस में निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या होता है, और इसमें क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। जैसे यहाँ आप देखिए ए के बाद बी है, फिर क्या हो गया, डबल ए आ गया, फिर यहाँ आप देखिए डबल बी आ गया, यहाँ आप देखिए फिर डबल ए आ गया, डबल बी आ गया, यानी आप देखिए ए के बाद से बी भी आ सकता है और बी के बाद से ए आना चाहिए, तो बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, यानी आप देखिए निश्चित नहीं है कि क्या आएगा, ए आएगा कि बी आएगा। तो यहाँ आप
देखिए जो क्रिस्टल ठोस होता है उसमें तो निश्चित है कि ए के बाद से बी आएगा ही, और बी के बाद से क्या आएगा, ए आएगा, फिर ए के बाद से यहाँ पे देखिए बी आएगा, तो ये यहाँ पे देखिए निश्चित है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा कि इसमें निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगा, तो इसमें कन्फर्म नहीं है कि ए के बाद से बी ही आएगा, ए के बाद से क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं, एक बार आप लोग बाबू समझ लीजिए, एक एक टॉपिक आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। यहाँ आप देखिए क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय तो बता दिए, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहती हैं, तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति क्या होता है, नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, अब तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ देखिए आप लोग कमेंट में एक बात जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण जैसे क्या हो गया, कांच हो गया, यहाँ पे देखिए प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, बहुलक हो गया, ग्लास हो गया, ये याद रखिएगा। ये सब क्या होता है, यहाँ पे देखिए अमरफस सॉलिड यानी यहाँ पे देखिए अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्या होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण क्या हो जाएंगे, कांच, प्लास्टिक, रबड़, बहुलक, ग्लास इत्यादि, ये सब क्या होते हैं बाबू, यहाँ पे देखिए अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे देखिए लघु परासी होता है। लघु परासी यानी क्या, जो इसका पेयर बनेगा, यहाँ पे देखिए इसका जो पेयर बना है, ए के बाद से बी, बी के बाद से फिर ए, सही है, ए के बाद से फिर यहाँ पे बी आना चाहिए ना, तो ए आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो इसका पेयर बनता है वो क्या होता है, लघु होता है, यानी एकदम छोटा होगा। बनेगा यहाँ पे देखिए नहीं बनेगा। वहीं पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय ठोस है उसका पेयर यहाँ पे देखिए क्या बना था, ए के बाद से बी, फिर बी के बाद से ए के बाद से बी, बी के बाद से ए, यानी इसका देखिए यहाँ पे दीर्घ परासी, यानी इसका पेयर जो बनता है वो लंबा बनता चला जाता है। किस में, तो क्रिस्टलीय ठोस में। और यहाँ पे देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसका पेयर यहाँ पे देखिए लघु परासी होता है, यानी यहाँ पे देखिए इसका पेयर लंबा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं भी बनेगा। तो ये आप लोग यहाँ पे देखिए इसको समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बाबू आप लोग के लिए यहाँ पे देखिए ये HW प्रश्न आ गया, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी हम आपको समझाए हैं, इसका जवाब देने में एकदम यहाँ पे देखिए गलती मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए NaCl है कि ZnS है कि यहाँ पे देखिए कांच है कि SiC है। यहाँ पे देखिए इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए। यहाँ पे देखिए कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है, अभी हम आपको बताएं, फटाफट आप लोग इसको जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आ गया, और ये बहुत ही VVI प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट ये टॉपिक को आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, समदैशिक, यानी यहाँ पे देखिए आइसोट्रोपिक किसे कहते हैं, समदैशिक। ये बहुत ही VVI प्रश्न है। तो समदैशिक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल पदार्थ के कुछ गुण, जैसे यहाँ पे देखिए विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार सभी दिशाओं में समान होता है। समदैशिक में याद रखिएगा क्या होता है, सभी दिशाओं में। यहाँ पे देखिए सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए समदैशिक कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए हम आपको समझा देंगे, तो इसको याद करना भी नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, असमदैशिक किसे कहते हैं। तो देखिए असमदैशिक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल पदार्थ के कुछ गुण, जैसे यहाँ पे देखिए विद्युत चालकता, अपवर्तनांक, ऊष्मीय प्रसार, यहाँ पे देखिए विभिन्न दिशाओं में भिन्न हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो, विभिन्न दिशाओं में भिन्न हो। यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है कि समदैशिक में, असमदैशिक में क्या है, समदैशिक में क्या है, सभी दिशाओं में समान हो, यानी जिस दिशा में जाए उस दिशा में क्या हो, समान हो। और असमदैशिक में विभिन्न दिशा में असमान हो। यहाँ पे क्या हो, भिन्न दिशा में भिन्न हो, यानी यहाँ पे देखिए विभिन्न दिशाओं में क्या हो, भिन्न हो। जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे देखिए ये लिखा है, यहाँ पे देखिए असमदैशिक हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक क्या है, यहाँ पे देखिए A है, और यहाँ पे देखिए बिंदु क्या है, यहाँ पे B है। तो यहाँ पे देखिए इस दिशा में जा रहा है, तो देखिए इस दिशा में कितना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखिए इस रास्ते से जा रहा है तो कितना पड़ रहा है बाबू, यहाँ पे देखिए 10 पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए A से B की ओर जा रहा है तो कितना पड़ेगा, 10 पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए C से D की ओर जा रहा है, यानी इस दिशा में नहीं, अब दूसरे दिशा में जा रहा है, तो गिनिए कितना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे देखिए इस दिशा में, यानी यहाँ पे देखिए A से B में जा रहा है तो 10 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए C से D की तरफ जा रहा है तो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 15 की 16 ऐसे ही आया था, मान लीजिए 15 आया था। तो यहाँ पे देखिए A से B की दिशा में जा रहा है तो विभिन्न है, तो यहाँ पे देखिए भिन्न दिशा में भिन्न आ रहा है। C से D की तरफ जा रहा है तो क्या है, इसमें भी भिन्न आ रहा है, और A से B की तरफ जा रहा है तो इसमें भी यहाँ पे देखिए संख्या क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है।
तो असमदैशिक में क्या लिखा है, विभिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए सही बात है, इस दिशा में जा रहा है तो कुछ अलग आ रहा है, और इस दिशा में जा रहा है तो कुछ अलग आ रहा है। और यहीं यहाँ पे देखिए समदैशिक में क्या होगा कि ए से बी की तरफ जाएगा तब भी उतना ही आएगा। मान लीजिए कि ए के बी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे देखिए 5 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सी से डी की तरफ भी जाएगा तो यहाँ पे देखिए 5 ही आएगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे यहाँ पे देखिए समदैशिक कहेंगे। और असमदैशिक किसे कहेंगे, तो विभिन्न दिशाओं में भिन्न होता है। यानी देखिए यहाँ पे इधर से जाएगा तो कुछ अलग रूट पड़ेगा और इधर से जाएगा तो कुछ अलग रूट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए आपको बाजार पे जाना है, ये घर है आपका, तो यहाँ पे देखिए एक रास्ता ऐसे है, तो यहाँ पे देखिए ये तो अलग होगा। अगर यहाँ पे देखिए ये घर है और आपको ऐसे जाना पड़े तो यहाँ पे देखिए ये दोनों में अंतर है ना, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, भिन्न दिशाओं में भिन्न, ऐसे जा रहा है तो कुछ अलग आ रहा है और ऐसे जाएंगे तो कुछ यहाँ पे देखिए नज़दीक पड़ेगा कि नहीं, और इधर से क्या होगा, दूर होगा। तो यही बोल रहा है कि विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो असमदैशिक कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे। यहाँ पे देखिए सब कोई पैसा लेगा लेकिन हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, और यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे देखिए पीडीएफ देंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यहाँ पे देखिए क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे, तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टल में अंतर और अक्रिस्टल में अंतर क्या होता है, तो हम आपको क्या बताएं, क्रिस्टल में क्या होता है, इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, हम पहले ही बताए हैं। और अक्रिस्टलीय में क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। तो पहला अंतर तो आप लोग ये लिख लिए, इसको यहाँ देखिए बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसको क्या करेंगे, बराबर भागों में यहाँ देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को बराबर भागों में क्या करेंगे, नहीं बांट सकते हैं। चलिए तीसरा इसका देखिए यहाँ पे कि इसका द्रोणांक निश्चित होता है। क्या होता है, इसका जो द्रोणांक होगा वो निश्चित होगा, किसका, तो क्रिस्टल का। और यहाँ पे देखिए इसका जो द्रोणांक होता है अनिश्चित होता है, किसका, तो यहाँ पे देखिए अक्रिस्टलीय जो यहाँ पे देखिए ठोस होता है उसका द्रोणांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये आपको बाबू हमेशा याद रखना है। यहाँ पे देखिए चौथा टॉपिक है, यह असमदैशिक होता है। असमदैशिक क्या बताएं, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न होता है। क्रिस्टल क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, असमदैशिक कहते हैं। तो यह क्या होता है, ये असमदैशिक होता है। क्या, तो क्रिस्टल असमदैशिक होता है। और यहाँ पे देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, समदैशिक होता है, यानी यहाँ पे देखिए सभी दिशाओं में समान होता है, उसे क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अक्रिस्टल क्या होता है, समदैशिक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अभी हम आपको समझाएं कि यह दीर्घ परासी का होता है, यानी जो इसका पेयर बनेगा क्रिस्टल का, ए के बाद से बी बना, फिर ए के बाद से यहाँ पे देखिए बी बना, ए के बाद से बी बना, यानी ये पेयर क्या होगा, लंबा बनता चला जाएगा। वहीं यहाँ पे देखिए इसका पेयर नहीं बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए ए के बाद से बी के बाद से ए आना चाहिए, तो बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, यानी इसका पेयर नहीं बनता है और लंबा नहीं बन पाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इसे बाबू आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बार ये सब पूरा आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद से यहाँ आप देखिए ऑब्जेक्टिव बताएंगे, तो एक भी यहाँ आप देखिए टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आप लोग इसको क्लियर करते चलेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्रिस्टलीय, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए जो क्रिस्टल ठोस है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पे देखिए इसका वर्गीकरण, तो यहाँ पे देखिए इंटरमोलेकुलर फोर्स के आधार पर इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा है, याद रखिएगा। यहाँ पे कभी भी आपसे पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण में आप देखिए प्रकार कितना होता है, तो इंटरमोलेकुलर फोर्स के आधार पर इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या है, यहाँ पे देखिए आणविक ठोस, यानी यहाँ पे देखिए मोलेकुलर सॉलिड, यहाँ पे देखिए आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, धात्विक ठोस यानी क्या, मेटेलिक सॉलिड, यहाँ पे देखिए सहसंयोजक ठोस, यानी यहाँ पे देखिए कोवैलेंट सॉलिड। यहाँ पे देखिए 4 प्रकार होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे फटाफट, उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव भी हम आपको बता देंगे। चलिए पहला क्या है, आणविक ठोस, यानी यहाँ पे देखिए मोलेकुलर सॉलिड। यहाँ पे देखिए आणविक ठोस किसे कहते हैं, वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच यहाँ पे देखिए वांडर वाल बल्स लगा हो, उसे आणविक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा क्रिस्टल जिनके अणुओं के बीच क्या होता है, वांडर वाल बल्स लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। बहुत ही आसान शब्द में यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा लिखें, आपको यहाँ पे देखिए याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा, फटाफट आप लोग याद कर लेते हैं। चलिए याद कर लीजिएगा। चलिए जैसे क्या होता है, H2O हो गया, CO2 हो गया, यहाँ पे देखिए CCl4 हो गया, HCl हो गया, SO2 ETC, ये सब क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए आणविक ठोस होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा।
चलिए ये तो आप लोग समझ गए कि आणविक ठोस किसे कहते हैं, यानी यहाँ आप देखिए मोलेकुलर सॉलिड किसे कहते हैं। अगला यहाँ आप देखिए दूसरा इसका कौन सा प्रकार है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, यहाँ आप देखिए आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणु, यहाँ आप देखिए अणुओं के परमाणुओं के बीच क्या लिखा है, जिनके अणुओं के परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन बल लगा होता है। क्या होता है, यहाँ आप देखिए आयनिक ठोस में क्या होगा, आयनिक बंधन बल लगा होगा। क्या होगा बाबू, यहाँ पे आयनिक बंधन बल लगा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए NaCl हो गया, MgO हो गया, NH4Cl हो गया, EtC हो गया, ये आपको याद रखना है। इसका दूसरा प्रकार था। चलिए यहाँ पे तीसरा इसका कौन सा प्रकार है, धात्विक ठोस। यहाँ आप देखिए मेटेलिक सॉल्ट, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस आप लोग पढ़ के यहाँ आप देखिए इसका डिफिनीशन बना सकते हैं, वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन बल लगा हो। देखिए कितना आसान शब्द में लिखे हैं, और इसका नोट्स दे देंगे बिल्कुल फ्री में। बट यहाँ पे देखिए आप लोग लास्ट तक इंतजार कीजिए, कैसे डाउनलोड करना है तभी आपसे डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए धात्विक ठोस, यहाँ पे देखिए मेटेलिक सॉलिड किसे कहते हैं, तो वैसा क्रिस्टल जिसके यहाँ पे देखिए परमाणुओं के बीच धात्विक बंधन बल लगा हो, उसे क्या कहते हैं, हम धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे क्या हो गया, धात्विक ठोस में क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा। यहाँ आप देखिए क्या होता है, ये सब क्या होता है बाबू, यहाँ आप देखिए धात्विक ठोस होता है। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो ये आप लोग समझ गए बाबू। वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक बार आप लोग ठोस अवस्था पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल क्लियर करा दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 50 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बताएंगे, जो आप ही उसका खुद आंसर देंगे। चलिए यहाँ पे सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड किसे कहते हैं, तो वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच यहाँ पे देखिए सहसंयोजक बल यहाँ पे देखिए लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। कौन सा बल लगेगा सहसंयोजक ठोस में, तो सहसंयोजक बल लगेगा। यहाँ पे देखिए सहसंयोजक में सहसंयोजक, धात्विक ठोस में धात्विक बंधन बल लगा होगा। तो यहाँ आप देखिए यहीं पढ़ के आप लोग आंसर बना सकते हैं। तो वैसा क्रिस्टल जिनके परमाणुओं के बीच यहाँ पे देखिए सहसंयोजक बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इत्यादि हो गया। तो ये यहाँ पे देखिए जितना भी टॉपिक यहाँ पे देखिए बताए हैं, सभी समझ में आया है कि नहीं आया, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर जी समझ में आया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम किसका, तो सॉलिड स्टेट का। तो फटाफट आप लोग यहाँ पे देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर देते चलिए, फटाफट आप लोग बताते चलिए, एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग देते चलिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न क्या है, देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पहले नंबर प्रश्न में यहाँ आप देखिए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हम आपको बता दिए कि जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण इनमें से क्या हो जाएगा, तो कांच क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही इसका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट आप लोग यहाँ पे देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते चलिए। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब कौन सा दोष होता है। और ये मोस्ट VVI प्रश्न होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, तब होता है एफ सेंटर दोष। क्या होता है बाबू, एफ सेंटर दोष होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फटाफट आप लोग याद करते चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बेरवादार ठोस। तो अगर आपसे पूछे कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा होता है, तो बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, यहीं से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तो HCP में अगर आपसे पूछे इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो ये होता है 12। कितना होता है, 12 होता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग एक एक प्रश्न को पढ़ते चलिए, फटाफट हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करेगा। तो लौह चुंबकीय कौन करेगा, तो यहाँ पे देखिए CrO2 जो होता है वो क्या होता है, लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या होने वाला है, ए ऑप्शन इसका
इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम आपको बताए हैं क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फटाफट यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। जो भी बच्चे यहाँ पे ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही बता रहे हैं। और आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, और क्लास का टाइमिंग बता दीजिए कि सर जी क्लास कितने बजे से स्टार्ट किया जाए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर दीजिए कि रवादार ठोस कौन सा होता है। हम आपको अभी बताए हैं रवादार। एक पूछा जाता है बेरवादार और एक पूछा जाता है रवादार। तो रवादार ठोस पूछेगा तो क्या है, हीरा जो होता है वो क्या होता है, रवादार ठोस होता है। हीरा क्या होता है, रवादार ठोस होता है। बाकी यहाँ पे देखिए कांच जो होता है वो क्या होता है, बेरवादार ठोस होता है। और रबड़ क्या होता है, बेरवादार ठोस होता है। लेकिन यहाँ पर रवादार ठोस पूछा है तो हीरा क्या होता है, यहाँ पे देखिए रवादार ठोस होता है। यहाँ पे देखिए डायमंड क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण कौन कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ आप देखिए विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। 100% इसका राइट आंसर होने वाला है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ठोस पदार्थ का गुण नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, इसे आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए राइट आंसर इसका होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि घनाकार क्रिस्टल में विरवेश जालकों की संख्या होती है किसमें। तो घनाकार क्रिस्टल में विरवेश जालकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार अगर आपसे पूछे तो घनाकार में आप लोग आंख बंद करके 3 पे टिक करके आइएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछें कि घनाकार क्रिस्टल में विरवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, 10 नंबर प्रश्न है कि किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों से मिलकर जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है समान होता है कि विभिन्न होता है। यहाँ पे देखिए विभिन्न का मतलब क्या, भिन्न भिन्न, कि शून्य होता है कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है सभी प्रश्न आपको बता रहे हैं। अभी शुरुआत है बाबू, टाइम लीजिए, लेकिन पूरा टॉपिक क्लियर कीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, पूरा सब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, ताकि यहाँ पे देखिए आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, आपको कुछ याद ना करना पड़े। जैसे ही आप लोग एक शब्द यहाँ पे देखिए दिखे, आप लोग के जबान पे क्या है आंसर आ जाए, उसी प्रकार की तैयारी कीजिए आप लोग। किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों के मिलाकर निर्देशांक होता है वो क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा समान होता है। क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों से मिलकर जो निर्देशांक बनेगा वो हमेशा समान बनेगा। याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न का आप लोग आंसर दे दीजिए। 11 नंबर प्रश्न का कि HCP संरचना में जो पैकिंग प्रभाज होता है वो कितना होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 2022 में ये पूछा गया था कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है, 0.74 होता है। कितना बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा 0. यहाँ पे देखिए क्या होता है 74 होता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, पैकिंग प्रभाज पूछा है तो पैकिंग प्रभाज यही होता है। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या पूछा है, मूल क्रिस्टल तंत्र। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे की, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। तो मूल लगा होगा यहाँ पे देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्र पूछेगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, 7 होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा मूल पूछेगा, मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं तो 7 होते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पे आप लोग BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत किसमें, तो BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत पूछा है। तो खाली जगह का जो प्रतिशत होता है, यानी जो वॉयलेट्स होता है, जो खाली स्थान होता है वो 32% होता है। कितना होता है, 32% होता है। और जो यहाँ पे देखिए भरा हुआ होता है वो कितना होता है, तो 68% होता है। याद रखिएगा, या तो भरा हुआ पूछेगा
या तो खाली पूछेगा। तो खाली पूछ रहा है तो कितना होगा, 32% होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए और कल सुबह इसी का यहाँ आप देखिए लाइव टेस्ट लेंगे कि कौन सा बच्चा कितना याद किया है और कौन सा बच्चा कितना याद नहीं किया है। तो सुबह में 6 बजे आप लोग जरूर ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। चलिए यहाँ पे 14 का आंसर दीजिए आप लोग। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि एक धातु का यहाँ आप देखिए रामाकरण क्या है, हेक्सागोनल पैकेज में है HCP। यहाँ आप देखिए HCP संरचना में है तो धातु की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी वो कितनी होगी। तो जो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होगी किस में है, तो HCP में है और क्या है, हेक्सागोनल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए ये प्रश्न मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI है और इसे आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर है कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है अथवा यहाँ आप देखिए NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। या तो पूछेगा कि पोटेशियम का क्रिस्टलन कैसा होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो NaCl की जो संरचना होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ आप देखिए फलक केंद्रीय घनीय जालक में होता है। कैसे होता है, यहाँ आप देखिए फलक केंद्रीय घनीय जालक में होता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, FCC होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे और इसका नोट्स जो पढ़ाए हैं सभी का नोट्स देंगे आपको वीडियो के अंत तक। लाइव वीडियो के अंत तक आप लोग रहिएगा, हम लाइव चेक करके बताएंगे और यहाँ आप देखिए डाउनलोड करके दिखाएंगे। यहाँ आप देखिए आप लोग PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या है कि सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है। यहाँ आप देखिए षष्ठकोणीय, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, किसका, तो सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का जालक अगर आपसे पूछे तो क्या होता है, ये अष्टफलकीय होता है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका 100% राइट आंसर होने वाला है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे 17 का जवाब दीजिए आप लोग। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। यहाँ आप देखिए हार्ड लेवल तक यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराएंगे, सिंपल से एकदम हार्ड। यानी यहाँ पे देखिए ऐसा कराएंगे कि एक भी प्रश्न कहीं से भी पूछे तो आपको आपके एग्जाम में छूटे ना। यहाँ आप देखिए कहीं से भी क्वेश्चन आए हमारे पढ़ाए हुए में से ही आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरा यहाँ पे देखिए एडवांस लेवल तक का यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो किस धातु का होता है, तो के का होता है। यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो देखिए यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी लाइव क्लास होगा तो आपको यहाँ पे देखिए लिंक मिलेगा, PDF का लिंक मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना यहाँ पे बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे 91 35 74 20 24 आप लोग इस पर मैसेज कीजिए और बोलिए कि सर जी हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और आप लोग यहाँ देखिए कमेंट बॉक्स में टाइम जरूर बता दीजिएगा कि सर जी टाइम सुबह में और शाम में कितने बजे क्लास रखा जाए। चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या है कि ब्रैग समीकरण है। ब्रैग समीकरण कौन सा है, मोस्ट VVI प्रश्न है और ये आपको याद रखना है। तो ब्रैग समीकरण क्या होता है, तो n लैम्डा, यहाँ पे याद रखिए m लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2d साइन थीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, n लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2d साइन थीटा, किसका, तो ये ब्रैग समीकरण है। तो यहाँ पे ढूंढिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रैग समीकरण क्या होता है, तो n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग इसको याद करते चलिएगा। चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या है कि सिंपल क्यूबिक एकल सेल में संकुलन क्षमता होती है। तो सिंपल क्यूबिक में पूछा है, तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए सिंपल क्यूबिक में होता है 52%। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ आप देखिए 21 नंबर कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। शॉर्टकी दोष के कारण, चलिए यहाँ आप देखिए शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, मोस्ट VVI प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए यहाँ देखिए शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, तो जब समान संख्या में, शॉर्टकी दोष एक बार समझ लीजिए कि जब समान संख्या में क्रिस्टल से धन आयन तथा ऋण आयन अपना क्रिस्टल छोड़ के यहाँ पे देखिए स्थान छोड़ के क्या होता है, गायब होने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं,
तो उसे हम कहते हैं शॉटकी दोष। तो यहाँ पर देखिए शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, तो शॉटकी दोष के कारण जो ठोस के घनत्व होता है उसमें क्या होता है, कमी आता है, यानी क्या होगा, घटने लगता है। क्या होता है, कमी आने लगता है यानी घटने लगता है। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग बाबू याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। 22 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं। तो सिंपल सा यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि फ्रैंकल तथा शॉटकी जो दोष होंगे वो क्या होंगे, क्रिस्टलीय दोष होंगे। जो यहाँ देखिए फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय दोष होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ आप देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है कि बीसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो बीसीसी एकल सेल की जो संकुलन क्षमता होती है वो यहाँ आप देखिए 68% होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है कि एफसीसी एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। किसका, उस टाइम बीसीसी का पूछा था, अभी एफसीसी का यहाँ देखिए एकल सेल की संकुलन क्षमता पूछा है। तो इसका होता है 74%। याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देखिए 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि फलक केंद्रीय, यहाँ आप देखिए घनीय जालक, यहाँ आप देखिए फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक, यहाँ देखिए कोष्ठिका कितने एकक कोष्ठिकाओं के साथ सविभाजित होता है। तो कितनों के साथ यहाँ पे देखिए ये सविभाजित होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 के साथ क्या होगा, सविभाजित होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और हम आपको बता दे रहे हैं कि जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, यहाँ पे देखिए जीरो से एडवांस लेवल तक की तैयारी करा देंगे कि यहाँ पे देखिए कहीं से भी आपके एग्जाम में आए, कहीं से भी आपके एग्जाम में आए तो आपको मायूस ना होना पड़े, आप फटाफट बना ले क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए मुस्कुराते रहें हमेशा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न को याद करते चलना है। नोट्स दे देंगे आपको, जो भी पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स बिल्कुल फ्री में दे देंगे बाबू, आप लोग फटाफट इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है 26 नंबर कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होते हैं। तो संभव होंगे 14 प्रकार के। यहाँ पे देखिए संभव कितने होते हैं, तो 14 प्रकार के होते हैं। और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 7। लेकिन संभव कितना होता है, तो होता है यहाँ पे देखिए 14। इसे आपको याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है 27 नंबर में कि CsCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। तो CsCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है BCC। यानी यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम करा रहे हैं और फटाफट आप लोग इसका आंसर देते चलिए। चलिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या है कि BCC संरचना में जो पैकिंग दक्षता और यहाँ पे देखिए बोएट्स, यानी क्या, यहाँ पे देखिए जो खाली स्थान होता है वो कितना होता है। पैकिंग दक्षता भी पूछा है और खाली स्थान भी पूछा है, किस में, तो BCC में। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए जो 68% क्या होता है पैकिंग दक्षता होता है और जो 32% बचता है वो क्या होता है, यहाँ आप देखिए खाली स्थान होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग फटाफट याद करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 29 नंबर कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि कब होती है। तो क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि पूछा है, तो ताप वृद्धि से बिल्कुल नहीं होगा। ताप वृद्धि बिल्कुल आंसर मत कीजिए आप लोग। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है दाब वृद्धि से। 100% इसका राइट आंसर है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ आप देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि डायमंड यानी हीरा में जो पैकिंग दक्षता और खाली स्थान का प्रतिशत कितना होता है। किस में, डायमंड यानी हीरा में। तो हीरा का पूछेगा तो हीरा का कितना होता है, तो 64 और 66 क्या होता है, पैकिंग दक्षता हो जाएगा 34 और यहाँ पे देखिए जो खाली स्थान होता है वो क्या होता है, 66 होता है। याद रखिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इसको सही कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पे 31 नंबर पे 31 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया कि निम्न में से किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ये मोस्ट VVI प्रश्न है बाबू।
जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी प्रश्न आप लोग याद कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष है। तो देखिए यहाँ पे फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसमें क्या होता है, फ्रैंकल दोष, यानी यहाँ पे देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 32 का आंसर दीजिए। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो अभी हम क्या बताए हैं, शॉर्टकी दोष। यहाँ पे देखिए शॉर्टकी दोष क्या होता है, तो जब समान संख्या में, क्या, जब समान संख्या में यहाँ पे देखिए क्रिस्टल धन आयन तथा ऋण आयन छोड़ के गायब होने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकी दोष यानी शॉर्टकी डिफेक्ट कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। पहले कुछ देर पहले ही हम आपको बताएं कि शॉर्टकी दोष किसे कहता है। तो शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, तो जब समान संख्या में क्रिस्टल क्या होता है, धन आयन तथा ऋण आयन छोड़ के गायब होने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या होने वाला है, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे 33 का आंसर दीजिए। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि लेड जिरकोनेट, यहाँ पे देखिए क्या है, तो लेड जिरकोनेट अगर आपसे पूछे, हम आपको पहले ही बता दें कि एडवांस लेवल तक का तैयारी कराएंगे, क्योंकि टॉपर हमारे ही चैनल से आपकी बार निकलना चाहिए, इसलिए इतना मेहनत कर रहे हैं बाबू। तो यहाँ पे देखिए लेड जिरकोनेट क्या है, तो यहाँ पे देखिए एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है। क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए लेड जिरकोनेट क्या है, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 100% इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए यहाँ पे 34 का आंसर दीजिए कि ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। ताप वृद्धि के साथ किसमें, तो ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। तो किसकी विद्युत चालकता में कमी आएगी, तो धातु की, सुचालक धातु की वृद्धि में क्या होगा बाबू, ताप वृद्धि के साथ यहाँ देखिए विद्युत चालकता में क्या होगा, कमी आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंडक्टर का। यहाँ पे किसका बाबू, कंडक्टर का, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिए कि जेडेनो को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जब जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे, जेडेनो का मतलब क्या, जिंक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे तो जो इसकी विद्युत चालकता होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो इसका विद्युत चालकता होगा वो बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में लिखा है बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फटाफट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये महा VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और अगर आप लोग 11th में, याद रखिए अगर आप लोग अभी 11th में हैं तो आप लोग अभी से ही 12th का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से आप लोग 12th का तैयारी करेंगे तो आपके एग्जाम में सिर्फ 12th से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको टॉप करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अभी से आप लोग मेहनत करते हैं तो टॉपर जरूर बनेंगे। क्रिस्टल में तल समतलीय, अक्ष समतलीय और केंद्र समतलीय की संख्या कितना होता है, तो ये होता है। यहाँ देखिए तल समतलीय कितना होता है, तो 9 होता है, याद रखिएगा। अक्ष समतलीय कितना होता है, तो 13 होता है। और यहाँ देखिए केंद्र समतलीय कितना होता है, 1 होता है। 9:13:1 कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए सी वाला ऑप्शन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फटाफट आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे इसका जवाब दीजिए 37 नंबर प्रश्न का कि ग्लास यानी शीशा क्या होता है। तो ग्लास यानी शीशा यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये होता है अति शीतलित द्रव। क्या होता है, अति शीतलित द्रव होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। चलिए यहाँ पे 38 का जवाब दे दीजिए आप लोग। 38 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे देखिए आयनिक ठोस, आयनिक ठोस हम आपको बताए ना कि आयनिक ठोस अभी पढ़ाए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जिसमें आयनिक बंधन बल लगा होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। और आयनिक ठोस के उदाहरण कौन है, तो NaCl है। कौन है बाबू, यहाँ पे देखिए NaCl है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 39 का आंसर दीजिए। 39 नंबर प्रश्न क्या है कि NaCl में यहाँ देखिए धन आयन तथा ऋण आयन का समन्वय संख्या कितना होता है। तो NaCl में धन आयन तथा ऋण आयन का समन्वय संख्या होता है 6। याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 100% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखिए HW प्रश्न आ गया। 2 HW प्रश्न आपसे पूछा गया है और दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पे देखिए वीडियो को शेयर जरूर करना है। यहाँ पे देखिए HW प्रश्न क्या है कि धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। क्या लिखा है, धात्विक ठोस निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे देखिए धात्विक ठोस कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए फट एकदम बहुत ही आसान प्रश्न है इसका। यहाँ पे देखिए HW प्रश्न है तो इसका जवाब आप लोग फटाफट आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ आप देखिए आपको इसका जवाब फटाफट यहाँ पे देखिए दे देना है। तो चलिए यहाँ पे 40 प्रश्न ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करना है, अगर आप लोग PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे देखिए फ्री में PDF इंटर में कोई नहीं देता है, 12th में कोई भी आपको फ्री में PDF नहीं देता है। नोट्स इतना बढ़िया आपको कोई नहीं देगा, लेकिन हम आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, इसका PDF डाउनलोड करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे देखिए जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 9135742024। आप लोग इस पर मैसेज करके बोलिए कि सर जी हमको ग्रुप में जुड़ना है, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ आप देखिए ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में गूगल या क्रोम होता है, उसमें यहाँ देखिए उसको ओपन करना है और ऐसे सर्च बार दिखिएगा और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपली लिखना है ASK, ध्यान दीजिएगा ASKBOARD। यहाँ आप देखिए क्या करना है, आपको आस्क बोर्ड लिख के यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है। आस्क बोर्ड लिख के सर्च करेंगे, जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए ऐसा पेज आएगा, आस्क बोर्ड होम लिखा होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे ऐसा पेज खुल के ओपन होगा। कैसा है, यहाँ पे देखिए ऐसा पेज खुल के ओपन होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आप स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है, हाँ कर देना है आपको, और यहाँ पे देखिए अलाउ कर देना है। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद से आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो जैसे ही यहाँ पे लिखेगा ठोस अवस्था, यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री PDF, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए लिखे यहाँ से करें क्लास 12 रासायनिक विज्ञान चैप्टर 1 का नोट्स डाउनलोड। आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बंद करे खोले लिखेगा, तो आपको क्या करना है, खोल देना है, ताकि आपका क्या हो जाए, पेज रिफ्रेश हो जाए। पेज रिफ्रेश होगा तो आपका PDF यहाँ पे देखिए फटाफट डाउनलोड होने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिया गया है, तो इसे आपको पढ़ते चलते आना है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या लिखा है, केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट नोट्स, और यहाँ पे डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, इस डाउनलोड पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही हम इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे बाबू, देखिए जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका PDF यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए डाउनलोड पे क्लिक किया और आपका PDF यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया। देखिए यहाँ पे जो पढ़ाए हैं सेम टू सेम वही यहाँ पे देखिए आपको PDF यहाँ पे देखिए नोट्स पूरा दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग आइए फटाफट इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे पूरा नोट्स है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सभी प्रकार का, तो इसे आप लोग आके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट आप लोग इसका सुबह 6 बजे कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा, अगर यहाँ पे देखिए ये नोट्स अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, ध्यान दीजिए, अगर ये नोट्स आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो आपको सिंपली नीचे आना है। पूरा यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आना है और एजुकेशन यहाँ पे ढूंढना है। एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशन में यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट नोट्स डाउनलोड। इसी पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर वो वहाँ नहीं दिखता है। चलिए यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है इसी का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए टेस्ट यहाँ पे लिखा है, टेस्ट का बटन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे ऐसा पेज आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ठोस अवस्था ऑनलाइन टेस्ट, यानी आप तो आज पढ़ लिए, कल सुबह इसका 6 बजे टेस्ट होगा, तो फटाफट इसका टेस्ट दीजिए। तो इसी पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक करेंगे ऐसा पेज खुल के ओपन होगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है, नीचे आते जाना है। आने के बाद से यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका अपना नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे देखिए एक नाम लिख देता हूँ, जैसे कुछ भी लिख देता हूँ। आप लोग अपना नाम लिखिएगा ताकि यहाँ पे मैं जान सकूँगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, और आपका रिजल्ट भी देंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए इसी पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट ओपन हो गया। 10 मिनट का टाइम है, 23 क्वेश्चन है। फटाफट यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे देखिए आपको 10 क्वेश्चन बनाना है। तो आइए फटाफट यहाँ पे देखिए कल सुबह में 6 बजे ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, और यहाँ पे देखिए फटाफट आके यहाँ पे देखिए इसका PDF और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यहाँ पे देखिए और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।